रजब अली की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। क्या हाल है चीफ? रजब अली के बच्चे, क्या कहूँ मैं तुमसे। रजब अली के दिल में बच्चों की हसरत ही रहेगी चीफ। चुनाचे रजब अली को सिर्फ रजब अली ही रहने दो। तुझे मेरी मुसीबतों के बारे में मालूम है। तुम मुसीबतों के खरीदार हो चीफ, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। रजब अली, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे मालूम है चीफ, सब जानता हूँ मैं। जगराजन राज मेरे पीछे पड़ा हुआ है चीफ। मुझे एक और काम भी आ गया है, और वो करके मैं तुम्हें भी महफूज कर दूंगा। क्या काम? चेहरे बदलना, यानी मेकअप। वेरी गुड। इसका मतलब है कि अब तू मुकम्मल तौर पर दुनियादार हो गया है। बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तुमने चीफ मेरे लिए। रजब अली दोबारा मेरे पास आ गया था। हो सकता है ज़िंदगी के हंगामों का रंग बदल जाए। बहरहाल थोड़ा सा खौफ भी था, लेकिन ये खौफ उस वक्त ख़त्म हो गया जब रजब अली ने प्लास्टिक की एक नकाब मेरे चेहरे पर चढ़ाई और इसके बाद आईना मेरे सामने कर दिया। मैं ये देखकर शशदर रह गया कि रजब अली ने बिल्कुल अपने चेहरे की नकाब मेरे चेहरे पर चढ़ा दी। नाकाबिले यकीन बात थी और मैं उसे देखकर शशदर रह गया। मैंने कहा, रजब अली, क्या ये बेहतर हुआ? क्या मतलब चीफ? मेरे और तुम्हारे नकूश बिल्कुल यकसा हैं। हम दोनों जुड़वा हैं चीफ, कैसा रहेगा? रजब अली, ये तो खौफनाक बात हो जाती है। वो किस लिहाज से चीफ? इस तरह से तो हमारी तरफ दूसरों की तवज्जो बहुत ज़्यादा रहेगी। दिलचस्प बात होगी चीफ, और तुम समझने की कोशिश करो। दो खुश शक्ल जुड़वा भाई बहुत सी खवातीन के लिए बाइस दिलचस्पी होंगे। देखो चीफ, एक बात, रजब अली ने हाथ उठाकर कहा और मैं हंस पड़ा। वेरी गुड, अब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं रही। रजब अली बोला, नहीं बोल, क्या कहना चाहता है? चीफ, इस दौरान तुम जो ऐश करते रहे हो, मैं उनसे जलता रहा हूँ। अमा कमाल है वल्लाह, लड़कियां तरसती रही हैं और हमारे चीफ साहब राजा इंदर बने रहे हैं, और रह गए रजब अली साहब तो बस जलने और झुलसने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। यकीन करो चीफ, 36 इश्क लड़ा सकता था, लेकिन तुम्हारे बगैर तो इश्क लड़ाने का मज़ा भी ना था। जबकि तुम, हाँ मैं, बोल आगे बोल। अब क्या बोलूँ चीफ, खैर छोड़ो, बकवास बिल्कुल मत करना। इतनी साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है मैंने, अगर तेरे इल्म में हो तो। अब वो तुम्हारी गलती है चीफ, इसमें किसी का क्या कसूर? तुम खुद पाकीज़ा खान बन गए हो तो कोई क्या कर सकता है? पाकीज़ा खान के लफ्ज़ पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अब ये बता रजब अली, जगराजन राज की निगाहों से हम अपने आप को कैसे महफूज रखें? मैंने इस बात का ख्याल रखा है चीफ कि वो हम तक ना पहुंच पाए, और अब तो हमने जो अंदाज इख्तियार किया है वो उसे चकरा कर रख देगा। चीफ, बात वही है, दुश्मन से महफूज रहना पड़ेगा। वार करने का कोई मौका मिला तो बेफिक्र रहो चीफ, वार करेंगे। उस पर ऐसा वार करेंगे कि मरने के बाद भी याद रखेगा। कभी ना कभी तो चांस मिलेगा चीफ, परवाह की ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। रजब अली पुरख्याल अंदाज में बोला, तू मुतमईन है? अब तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, रजब अली ने मुझे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और मैं गर्दन हिलाने लगा। वाकई इसमें कोई शक नहीं था कि रजब अली ने जो कुछ भी किया था, लेकिन मेरे चेहरे पर उसने जो नकाब चढ़ाई थी वो नाकाबिले यकीन हैसियत की मालिक थी। हम दोनों यकसा शक्ल के मालिक हो गए थे। दिलचस्प बात तो ये थी कि हमारी जिसामत भी एक जैसी हो गई थी। इस तरह वाकई अगर मेरा और रजब अली का साथ रहा तो ज़िंदगी में बहुत से दिलचस्प हंगामे हो सकते हैं। एक बार फिर दिल उन्हीं हंगामों के लिए तरसने लगा, और मैं ये सोचने लगा था कि कुछ हो या ना हो, ज़िंदगी में थोड़ी सी दिलचस्पियों का आगाज़ तो हुआ। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि आगे क्या प्रोग्राम है? जवाब में रजब अली मुस्कुरा दिया और बोला, चीफ, एक बात कहूँ बिल्कुल सच, और वो सच बात यह है कि तुम्हारे बगैर वक्त गुजरा है शायद कोई आशिक अपनी महबूबा के बगैर भी इस कदर तकलीफ दे वक्त ना गुजारता हो। लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। तुम ऐशो इशरत में डूबे हुए थे और मैं फिक्र में डूबा हुआ था। ये फ़र्क था मुझ में और तुम में। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी शिकायतें दूर कर दो। मैंने रजब अली को घूर कर देखा और कहा, रजब अली, बेशक तुम मजाक में ये बात कह रहे हो, लेकिन ऐसे जुमले मजाक में भी ना कहो। मैं किसी भी तरह ऐशो इशरत में नहीं डूबा, बल्कि मैंने पूरी तरह बुरा वक्त गुजारा है और मुश्किल अंदाज में गुजारा है। बहरहाल ठीक है, जो भी तुम चाहो। अब इस वक्त मैं तुमसे मुकम्मल ताउन करूँगा। इसके अलावा रजब अली आपसे और क्या चाह सकता है? और चीफ, ये भी सिर्फ चाहत ही है। अगर चीफ मुझे मना कर देंगे कि रजब अली ये मत करो, तो रजब अली की मजाल है कि चीफ के हुक्म से ज़रा भी गर्दन मोड़ दे। ठीक है, मैं तुम्हारी तफरीहात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। तो और क्या करना है चीफ? बस इतना ही काफ़ी है। वक्त गुजरता चला गया। दूसरी सुबह कोई ख़ास बात नहीं हुई। तमाम मामलात पर नज़र रखी थी। रजब अली भी सारा दिन मेरे साथ ही रहा। शाम को उसने कहा, चलो ठीक है,
आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। लेकिन तुम अपने जहन से तमाम फजूल ख्यालात निकाल दो। बल्कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि शहर ही छोड़ दें। ये दुनिया तो बड़ी वसी है, किसी बहुत ही खूबसूरत शहर में चलकर रहती हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि ऐसा कर लिया जाए तो अच्छा है। अम्मा, तो फिर देर ही क्या है, चलते हैं चीफ, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके बाद हमने बाकायदा एक सफ़र का प्रोग्राम तरतीब दिया और ये सफ़र रेल के ज़रिए करने का फ़ैसला किया गया। कोई ऐसी मुश्किल तो थी नहीं जो इस सफ़र का रास्ता रोकती। मेरे अपने जहन में भी बहुत से ख्यालात थे। दूसरे दिन मंसूबे के मुताबिक रेल में सफ़र करते हुए मैंने रजब अली से यह बात कही भी। रजब अली, वैसे तो हमारी ज़िंदगी का कोई महवर नहीं है। बस यूं समझ लो कि जिस तरह लातादाद सैयारे खला में सूरज के गिर्द चकराते रहते हैं और उनका एक ही अमल होता है, उसी तरह मैं भी समझता हूं कि मेरी ज़िंदगी का भी एक ही अमल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बात यह हो रही थी रजब अली कि जिस जगह को मैं छोड़ कर आया हूँ, थोड़ा बहुत तो तुम्हें उसके बारे में मालूम होगा ही। रजब अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, थोड़े बहुत की बात कर रहे हो चीफ? मुझे उस जगह के बारे में सब कुछ मालूम है। ये भी मालूम है कि चीफ उस जगह को कभी नहीं भूल सकेंगे। वहाँ लड़कियों के अंबार लगे हुए थे, ऐशो इशरत की ज़िंदगी थी, दोस्तों की तादाद में भी कोई कमी नहीं थी। यानी वो सब कुछ था चीफ जिसकी इंसान को ज़रूरत हो सकती है। मेरी बात ना करना। तुम्हारे अपने ख्यालात और नज़रिए के मुताबिक वो सब कुछ ठीक था, तो बात उस जगह को छोड़ने की हो रही थी। मैं ये नहीं जानता कि तुम उसे आसानी से नहीं भूल सकोगे, लेकिन एक बात चीफ, जगराजन राज को भटक लेने दो। वो जब हमारी तलाश में मायूस होकर कहीं दूर निकल जाएगा तो देख लेंगे। बल्कि ऐसा करेंगे चीफ कि थोड़े अरसे के बाद उसका सुराग लगाएंगे कि वो कहाँ गया। जैसा भी होगा देख लिया जाएगा। हाँ, जगराजन राज का मामला ये है कि वो मुझे ख़त्म नहीं करना चाहता। अगर ख़त्म करना चाहता हो तो हज़ारों ऐसी जगहें थीं जहाँ वो मुझे ख़त्म कर देता। वो मुझे अपने रास्ते पर लगाना चाहता है और ना जाने क्यों ऐसा करना चाहता है। हालांकि ये उसके लिए कोई अहम मसला नहीं है। खैर, अभी उसका काम जाने, अब वो जाने। मसला यह है कि हमें आगे क्या करना होगा। पहले कभी इस बारे में सोचा है चीफ? जो अब सोचेंगे। और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। हम ये सफ़र तय करते रहे। सारी रात का सफ़र रहा। ट्रेन की छक छक बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त सुबह के गालिबन 5 बजे थे कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। अच्छा खूबसूरत स्टेशन था। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मौसम ने यहाँ क़यामत बर्पा की हुई थी। हल्की हल्की कोहर, फूटता हुआ उजाला, रेलवे स्टेशन के हसीन मनाजिर। इत्तफाक की बात थी कि रजब अली भी जाग रहा था। हमने वहां लगा हुआ पत्थर का मोनोग्राम देखा जिस पर सलामपुर लिखा हुआ था। रजब अली मुस्कुराता हुआ बोला, चीफ, यहाँ कभी आए हो? नहीं, बिल्कुल पहली बार इस जगह को देख रहा हूँ। कुर्बा ज्वार के मनाजिर से अंदाज़ा होता है कि पहाड़ी इलाका है। हाँ, और इस हसीन मौसम को नज़रअंदाज करके यहाँ से निकल जाना कितनी बुरी बात होगी चीफ। और फिर हमें इस स्टेशन ने सुबह का सलाम पेश किया है। तुमने पत्थर की वो सिल देखी जिस पर सलामपुर लिखा हुआ है? हाँ, तो फिर आओ वालेकुम अस्सलाम कहें। रजब अली ने कुछ इस लहजे में ये अल्फाज कहे कि मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा, ठीक है। सामान तो हमारे पास कुछ था नहीं और सामान की ज़रूरत भी नहीं थी। रजब अली अपने वसाइल से हर चीज़ मुहैया कर सकता था। हमने थोड़ा सा फासला तय किया और रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए। एक बहुत ही जदीद तर्ज की खूबसूरत आबादी फैली हुई थी। हैरानी की बात थी कि इससे पहले सलामपुर के बारे में कोई ख़ास बात नहीं सुनी थी, लेकिन नाम कई बार जहन में आया, लेकिन इस तरफ कभी नहीं आना हुआ। बाहर निकलते ही बाएं सिमत एक सड़क जाती थी और दाहिनी सिमत दूर तक घास के ढलान फैले हुए थे। उन ढलानों पर हसीन दरख्त और फूलों के झुंड नजर आ रहे थे। रजब अली ने उधर देखते हुए कहा, बॉस, हम यहाँ से पहले क्यों नहीं आए? शायद हम बेवकूफ़ हैं। यहाँ अगर तुम चाहो तो सिर्फ मैं कह सकती हो चीफ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। रजब अली शरारत से बोला, जी हाँ, आप तो ज़हीन हैं, दुनिया भर में परवाज़ करते रहती हैं, लेकिन आपको सलामपुर के बारे में कुछ नहीं मालूम। हाय चीफ, दुनिया भर पर परवाज़ करने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई, तुमने तो कभी पूरी नहीं की। करेंगे यार, देखेंगे कभी, चलेंगे मुल्क से बाहर। खैर खैर, वो बात की बात है। तुम देखो क्या हसीन जगह है। ढलानों के उस पार बर्फ़पोश चोटियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आहा चीफ, ज़रा उधर देखो, कोई हंगामा राई हो रही है शायद। रजब अली ने एक तरफ इशारा किया और मेरी निगाहें भी उस तरफ उठ गईं। मैंने देखा कि चंद अफराद एक नौजवान को घेरे हुए हैं। शायद वो गुंडे थे। उन्होंने नौजवान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर रखे थे। शेरदिल नौजवान मुकाबले पर डटा हुआ था। चीफ कम ऑन, रजब अली ने कहा। मैं भी दिलचस्पी से उस तरफ बढ़ गया। सुबह की मध्यम कोहर में कुर्बज्वार के बेशुमार मनाजिर ढके हुए थे, लेकिन वो हैवले लड़ रहे थे और नौजवान एक लड़की को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ था। वो थोड़ा सा जख्मी भी हो चुका था। रजब अली ने कहा, चीफ शुरू?
मैं भी कुछ समझ नहीं पाया था। हम लोग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। रजब अली के लिए तो खैर कोई मुश्किल काम था ही नहीं। 2 आदमियों की गर्दन पकड़ी उसने और उन्हें घुमाने लगा। उधर मैंने भी उनमें से एक को संभाल लिया। रजब अली ने जिन 2 अफराद को पकड़ा था उन्हें उसने घुमाकर छोड़ा तो वो दूर तक दौड़ते चले गए। फिर बहुत सी चीखें सुनाई दी और फिर एक आवाज़ उभरी, कट कट कट। अरे क्या करते हो तुम लोग, पीछे हटो। कौन हो भाई, क्या हो रहा है ये? तुम्हारा बेड़ा गर्क, सत्यानाश कर दिया हमारा। अरे देखो इन लोगों को, ये फाइटर किधर से आ गए, पकड़ो इन्हें। और फिर बहुत से लोग मुख्तलिफ गोशों से निकलकर उधर दौड़ पड़े। हम हैरान रह गए थे। वो नौजवान जो जख्मी था और उन 10-12 गुंडों से लड़ रहा था, हैरत से मुंह खोले खड़ा था। और उधर वो खूबसूरत सी लड़की भी आंखें फाड़े हम दोनों को देखे जा रही थी, जो उन गुंडों के चक्कर में फंसी हुई थी। अचानक ही हमारी निगाहें इधर उधर भटकने लगीं। तब मैंने बहुत से लोगों को देखा। वहाँ कैमरे, लाइटें वगैरह फिट थीं। हालांकि इस वक्त जो सीन वो लोग बना रहे थे उसके लिए लाइटें नहीं इस्तेमाल हो रही थीं। कैमरे उस धुंध में चलाए जा रहे थे और शायद वो खुसूसी तौर पर इस वक्त और धुंध का तयन करके शूटिंग कर रहे थे। हाँ, कुछ ही लम्हों के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई फिल्मी यूनिट है और वो लोग फिल्म बना रहे हैं। इस सूरत हाल से रजब अली की हालत भी गैर हो रही थी और वह परेशान निगाहों से इस सारे मंजर को देख रहा था। बहुत से अफराद करीब पहुंच गए, ख़ास तौर से एक लंबी चौड़ी शख्सियत का मालिक, बहुत ही बदसूरत आदमी जो ख़ास किस्म का लिबास पहने हुए था, हमें घूर रहा था। उसने रजब अली को घूरते हुए कहा, बहुत बड़े फाइटर हो पार्टनर, क्या ख्याल है मैं तुम्हें ठीक कर दूं? ठहरो ठहरो, गुलाम जावा पता नहीं ये कौन लोग हैं? मुझे तो ये बेवकूफ़ लोग मालूम होते हैं, तीसरे आदमी ने कहा। कोई बात नहीं शेख साहब, ज़रा 2-4 हाथ मैं भी दिखा दूं इन्हें, गुलाम जावा आगे बढ़ा। मैंने रजब अली को बाजू से पकड़कर पीछे घसीट लिया। तो फिर मैंने कहा, कौन है आप लोग? आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस लड़ाई में मदाखलत की थी। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। मदाखलत तो की है तुमने, लेकिन हमारे 2 आदमियों को जख्मी कर दिया, उसका क्या होगा? इसके लिए आपसे सिर्फ मुआफ़ी मांगी जा सकती है। खाली मुआफ़ी से काम नहीं चलेगा, लंबे चौड़े आदमी ने कहा। और अब रजब अली के चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे। फिर कैसे काम चलेगा? रजब अली बोला, इन दोनों के जख्मी होने का मुआवजा देना पड़ेगा तुम्हें, और अगर मुआवजा ना अदा किया तो फिर ये कहकर उसने आस्तीनें चढ़ाई। रजब अली को भी ताव आ गया। मैंने एक बार फिर उनके दरमियान मदाखलत करने की कोशिश की। मैंने कहा, देखो दोस्त, हमने तुम लोगों के कैमरे वगैरह नहीं देखे थे, वरना तुम ये समझ लो कि मामला ख़राब ना होता, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तुम लोग। क्योंकि मेरे दोस्त को तुम नहीं जानते, जो एक पहाड़ी रियासत के हुक्मरां हैं और मेरे साथ सैरो सियाहत के लिए बाहर निकले हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कभी फ़िल्म नहीं देखी और ना ही जानते हैं कि फ़िल्म की शूटिंग कैसे होती है। अब इधर हटो यार गुलाम जावा, मैं तेरे को बोला, अभी शोर मत मचाओ, पीछे हटो। आप मेरे को बताओ साहब, क्या किस्सा है? वो शख्स जिसे शेख साहब कहकर मुखातिब किया जा रहा था आगे बढ़कर बोला, कुछ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कज़ल बोगा साहब की परवरिश एक पहाड़ी इलाके में हुई है, इसलिए वो फिल्म वगैरह से नावाकिफ़ हैं। हम लोग इधर से गुजर रहे थे कि हमने सामने ये लड़ाई वड़ाई का मंजर देखा। हम समझे कि कोई बड़ा झगड़ा हो रहा है और ये लोग इस लड़की को अगवा करके ले जाना चाहते हैं। बस कज़ल बोगा साहब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस तरफ दौड़ पड़े और मेरे दुश्मनों को मार मार कर दुम्बा बना दिया। लड़की जो यकीनी तौर पर इस फिल्म की हीरोइन थी हंसकर बोली, अभी फिर इस बात पर झगड़ा काहे को यार, इन लोग ने कैमरा वगैरह नहीं देखा होगा। बस मैं भी यही कह रहा था, मैंने कहा। लेकिन वो शख्स जिसे गुलाम जावा कहकर मुखातिब किया गया था बिगड़ा हुआ ही नजर आता रहा। अब बोलो क्या करना चाहते हो? हम लोग चलते हैं? नहीं, आप रुको साहब, हमें आपसे बहुत सी बातें करनी है, शेख साहब ने कहा। मैंने रजब अली की तरफ देखा तो रजब अली ने आंख दबा ली। इसका मतलब था कि रजब अली इन लोगों के दरमियान वक्त गुजारना चाहता है। वैसे भी ऐसा दिलचस्प माहौल मुझे इससे पहले कभी नहीं मिला था। मैं खुद भी इसमें दिलचस्पी महसूस कर रहा था, चुनाचे मैं भी इसके लिए तैयार हो गया। अलबत्ता अपनी अकल से काम लेकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने रजब अली के बारे में जो कुछ कहा हुआ था वो काम कर गया है। एक तरफ तो वो हसीन खातून जो यकीनी तौर पर इस फिल्म की हीरोइन थी रजब अली को मीठी निगाहों से देखने लगी, और दूसरी तरफ शेख साहब भी रजब अली की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था ऐसे लोगों के बारे में। ये लोग दौलतमंद पार्टियों को घेरते हैं, कभी उनका कबाड़ा कर देते हैं और कभी किसी को फ़ायदा भी हासिल हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को फाइनेंसर दरकार होती हैं, और भला रजब अली से बड़ा फाइनेंसर इस फिल्म कंपनी को कैसे मिल सकता था। चुनाचे मैं भी इस नई दिलचस्पी के लिए तैयार हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स जिसे शेख के नाम से पुकारा जा रहा है इस सारे यूनिट का करता धरता है।
मैंने शेख से कहा, कजल बोगा के बारे में तुम्हें तफसील बताऊं साहिब तो तुम हैरान रह जाओगे। अभी मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा साहिब। आज की शूटिंग को पैकअप करना पड़ेगा। सोच लेना, अच्छी तरह सोच लेना, फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर जख्मियों का इलाज कराने के लिए तुम्हें माली मदद की भी ज़रूरत पड़ी तो बोगा साहब के पास बहुत कुछ है। तुम यकीन करो, अगर बोगा साहब को ये माहौल पसंद आ गया तो 10-20 फिल्में बना डालेंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है। मेरी बातें ये सब लोग सुन रहे थे और मैं खुद ये महसूस कर रहा था कि सारे के सारे मुतासिर होते जा रहे हैं। चुनाचे शेख ने शूटिंग पैकअप करा के कैंप उखाड़ने की बात की और इसके बाद वह रजब अली से बोला, बोगा साहब, आपने जो कुछ किया इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया, मेरे को इसका अंदाज़ा है। अभी आप जैसा लोग इस दुनिया में किधर होता है। आप मेरे साथ थोड़ा वक्त दो, मेरे को खुशी होगा। ये बात तो हम तुम्हें बता चुके हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। एक सीधी सी बात थी। इस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर हमको खौफ के आसार नजर आए और ये शानदार नौजवान जो इतने सारे लोगों से लड़ रहा था, हम सिर्फ इसकी मदद के लिए दौड़ पड़े थे। बाकी हमारा और कोई मकसद नहीं था। फर्ज कीजिए मैं वाकई गुंडों में घिर गई होती और ऐसे वक्त में आप मेरी मदद करते तो क्या मैं आपकी शुक्रगुजार ना होती। बेशक ये मामला कुछ भी सही, लेकिन मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आइए थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारिए, खुशी होगी। उन लोगों ने अपने कैंप लगाए हुए थे, जाहिर है शूटिंग करने के लिए आए थे, आउटडोर शूटिंग कर रहे थे। चुनाचे हम उन कैंपों में पहुंच गए जिनमें तरह तरह के जानवर मौजूद थे और हर एक अलहदा खुसूसियत का हामिल। लेकिन हीरोइन जिसकी तरफ मुतवज्जा हो, भला उसके क्या ठिकाने। मुझे भी नज़रअंदाज कर दिया गया और सबकी तवज्जो उस वक्त रजब अली की तरफ ही थी। और इस दौरान कई बार रजब अली मुझे एहसान मंदाना निगाहों से देख चुका था कि मैंने ही उसकी यह हैसियत बताई थी। बाद में पता चला कि हीरोइन का नाम नील कमल है। खूबसूरत सी नौउम्र लड़की थी, बहुत ही जाज़िब नज़र। चुनाचे रजब अली का जो हाल ना हो जाता वो कम था। और फिर नील कमल, जिसकी जानिब मायल हो, उसकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। इसके अलावा फजल शेख, जो इस फिल्म के फाइनेंसर और डायरेक्टर खुद थे, उन्हें इल्म हो चुका था कि कजल बोगा एक रियासत का शहजादा है और 10-20 फिल्में बना सकता है। बस इसके बाद अगर रजब अली एक शानदार शख्सियत ना तस्वुर कर लिया जाता तो और क्या होता। शूटिंग करने वाले दूसरे अफराद भी खैमों की उस छोटी सी आबादी में पहुंचकर मुंतशिर हो गए। उधर नील कमल रजब अली की तरफ मुतवज्जा थी और उसने रजब अली पर डोरे डालना शुरू कर दिए। फजल शेख ने एक बड़े से खैमे में पहुंचने के बाद जल्दी से कुर्सियों का बंदोबस्त किया और बैठ गया और उसने चीख कर कहा, नाश्ते का बंदोबस्त करो। वैसे साहब लोग, आप सुबह ही सुबह किधर से आ रहे थे? सारी तफसील तो हम बाद में ही बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए शेख साहब कि हम लोग रेल से उतरे थे और रेलवे स्टेशन से बाहर आए थे। सलामपुर हमने पहली बार देखा है। इत्तेफाक की बात है कि आप ही पर नज़र पड़ गई, चुनाचे हम इस तरफ आ गए। ये तो कमाल हो गया। अभी इसको तकदीर कहती हैं। आपको हमारे दोस्त बनना था तो आप लोग इधर आ गए। वैसे साहब एक बात बोले आपको, आप ज़बरदस्त फाइटर है। 2 आदमियों को उठाकर आपने इस तरह फेंका कि अभी पता नहीं उन साला लोग का क्या हाल होगा। नाश्ते का बंदोबस्त करें शेख साहब, बातें ही बनाए जाएंगे। नील कमल ने नाज से कहा, अभी लो, मैं खुद देखता हूँ। शेख साहब खुद अपनी जगह से उठ गए और बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प खेल महसूस हो रहा था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक खतरनाक सी शक्ल की बड़ी भी अंदर दाखिल हुई और जल्दी से बोली, ए लो, तुम लोगों ने आज शूटिंग नहीं किया क्या? बस नानी, आज की शूटिंग मुलतवी हो गई। क्यों? क्या महीना भर लगाओगे तुम लोग? अरे बाबा, हमारे पास दूसरे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। अभी ये कौन लोग हैं? आइए आपको इनसे मिलाऊं। क्यों? मैं इनसे मिलकर क्या करूंगी? तुम लोग क्या कर रही हो? मैंने अभी 4 कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है, अभी उन सबको टाइम देना है। तुम फजूल काम करता है। जाइए नानी, आप फजूल बातें करने के लिए यहाँ क्यों आ जाती हैं? आपको पता है कि ये बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, 10-20 फिल्में बनाना चाहती हैं। आपको अपनी पड़ी है, भाड़ में जाएं आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अभी मैं तो ऐसे ही पूछा। मैं बाहर जा रही हूँ, उमर रसीदा खातून बोली। ये भी एक सनसनीखेज किरदार था हमारे लिए। अच्छी खासी उमर रसीदा खातून थी, शक्ल पर लानत बरस रही थी उनकी, लेकिन ज़बरदस्त मेकअप किए हुए थी। अच्छी खासी उम्र थी, लेकिन इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी। नाश्ते का बंदोबस्त हुआ, कुदरत भी किस तरह से देती है। नाश्ता तैयार किया गया। नील कमल हमारे साथ थी और रजब अली से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से बात कर रही थी। नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद नील कमल ने कहा, बोगा साहब, आपसे बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है। कुछ टाइम देंगे मुझे या आराम करेंगे? रजब अली ने एक बार फिर भीख मांगने वाले अंदाज में मुझे देखा तो मैंने जल्दी से कहा, नहीं कजल बोगा साहब, इत्मीनान से अच्छी दोस्ती करें। आप नील कमल साहिबा से
आप दोनों मिलकर तो बहुत कुछ कर डालेंगे। हम लोग यहाँ से चले जाती हैं। नहीं, मैं इनको अपने साथ ले जा रही हूँ, नीलकमल ने कहा और रजब अली मुझे शुक्रगुजार निगाहों से देखता हुआ नीलकमल के साथ चला गया। मेरे पास सिर्फ फजल शेख साहब रह गए। फजल शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, गुलाम जावा आपको देखकर जालस हो गया है। आपका नाम नहीं मालूम हो सका अभी तक। आकिल कह सकती हैं आप मुझे। आकिल यानी अकल वाला, बड़ी बात है। वैसे आकिल साहब, एक बात पूछूं मैं आपसे, ये आपका कजल बोगा साहब कौन सी रियासत का शहजादा है? कहाँ की बात करते हैं शेख फजल साहब, आजकल ना रियासतें हैं ना शहजादे। ये एक पहाड़ी इलाके के बहुत बड़े जिम्मेदार के साहिबजादे हैं। दौलत का कोई ठिकाना नहीं है। बस आप यूं समझ लीजिए कि दुनिया देखने निकल पड़े हैं। बहुत कुछ अपने साथ लाए हैं, इतना कुछ कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आम आदमियों की तरह जिंदगी गुजारने के शौकीन हैं और मेरे साथ भागे भागे फिर रहे हैं। आपसे इनका क्या रिश्ता है आकिल साहब? बस दोस्ती हो गई है, चूंकि मैं इन्हें दुनिया दिखा रहा हूँ। पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा। कोई कारोबार शारोबार है इनका? इन्हें कारोबार की क्या ज़रूरत है? मामूली सी बात पर 15-20 लाख रुपए खर्च कर देना इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। डायरेक्टर साहब का रंग उड़ गया। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर लरसती हुई आवाज़ में बोले, आकिल साहब, मेरा मतलब है कजल बोगा साहब से बोलो, फिल्म वगैरह बनाएं। शोहरत, इज्जत, दौलत सबका सब मौजूद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, ये काम मुझसे और आपसे ज़्यादा नीलकमल कर सकती हैं। अभी इसीलिए तो वो उनको लेके गया। पर एक बात है कोई, मगर छोड़ो, हम देख लेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं होते। बहरहाल बहुत देर तक फजल शेख साहब मुझे बताते रहे कि फ़िल्म बनाने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात हैं। फिर मैंने कजल बोगा साहब के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो नीलकमल के खेमे में हैं। मैंने कहा उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। इजाज़त मिल गई और मैं कजल बोगा साहब के खेमे में दाखिल हो गया। रजब अली और नीलकमल बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बैठे हुए थे। रजब अली ने मुझे देखा और फिर झिम्पे हुए अंदाज में निगाहें झुका ली। मैं मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया था। मैंने कहा, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, आप तो कजल बोगा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोगा साहब ने मुझसे आपकी बहुत सारी तारीफ़ें की हैं। वैसे हम काफ़ी वक्त साथ गुजारेंगे, क्यों बोगा साहब? असल में आकिल मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं। इनके मशवरे के बगैर मैं भला क्या कह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे एक बात है, आकिल साहब भी बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हैं। और आकिल साहब, आपके बोगा साहब तो कमाल की शख्सियत हैं। मैं इन्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। बड़ी खुशी हुई है सुनकर। यहाँ एकदम से हम लोगों की बड़ी हैसियत हो गई थी। दुनिया भी क्या चीज़ है, ये बेचारे हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। अभी तक हमने इनके मुफाद के लिए भी कोई काम नहीं किया, लेकिन सारे के सारे ही हम पर निगाह रखे हुए थे और हमारे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। फिर मुझे रजब अली से तन्हाई में गुफ्तगू करने का मौका मिला। उन्होंने हमारे लिए एक अलग खेमा मुंतखिब कर दिया, जिसकी इब्तदा शेख साहब ने बराह रास्त खुद कर दी और वहाँ थोड़े फासले पर हम एक खेमे में पहुँच गए। जाते हुए नीलकमल कह गई थी कि थोड़ी देर के बाद दोबारा कजल बोगा साहब के पास आ जाएगी। अंदर पहुंचकर रजब अली ने कहा, बॉस, तुम्हारे पैरों में बैठना चाहता हूं मैं। वो नीचे बैठ गया तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। क्या फजूल हरकतें कर रहे हो रजब अली? नहीं चीफ, कसम खुदा की एक बात कहूँ, मान लेना। यही कि यहाँ वक्त गुजारना चाहती हो तुम? हाँ चीफ, वो बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी बातें करती है। मैं ज़िंदगी के तजुर्बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। मेरी तमाम हदायत के साथ इत्मीनान रखो चीफ। वक्ती तफरी, सिर्फ वक्ती तफरी। ओके ठीक है। वैसे चीफ एक बात कहूँ, और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं यहाँ। तो फिर? नहीं, मेरा मतलब है कि तफरी तो तफरी ही होती है। रजब अली बात को गोल कर गया। बहरहाल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी और मैं भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। हमारी पहली रात बहुत दिलचस्प गुजरी। सलामपुर आए थे, सोचा था कि यहाँ आने के बाद जायज़ा लेंगे कि हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कदम रखते ही एक नई ज़िंदगी से शनासाई हुई। हकीकत ये थी कि मुझे कम अज़ कम इस दुनिया से वास्ता नहीं पड़ा था और मेरे लिए अभी ये दुनिया अजनबी थी। कभी गौर भी नहीं किया था इस तरफ आने का, वरना शायद इधर का रुख कर ही लेते। बहरहाल दूसरे दिन रजब अली ने जल्दी जल्दी तैयारियां की और कहने लगा, चीफ वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से किसी बुरे एहसास में मुब्तला नहीं करना चाहता। जानते हो उसने क्या कहा था मुझसे? बताना चाहती हो तो बता दो। जान तो सकता नहीं, इसलिए कि उसने जो कुछ कहा था तुमसे कहा था। कहने लगी कि अगर मेरा और उसका जोड़ा बन जाए तो फिर फिल्म की दुनिया में इनकलाब आ सकता है। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ घोड़ा हूँ। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम था, बस मैंने कह दिया उसे। रजब अली ने शरारत से कहा।
बेटे, वो तुम्हें ऐसा घोड़ा बनाएगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। अरे चीफ, तुम फिक्र क्यों करते हो? वैसे चीफ, मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ी और तफसील बताओ। मुझे खुद भी ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये हमारे लिए खासा दिलचस्प रहेगा। खुदा तुम्हें खुश रखे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था चीफ, बस इतना ही कहना चाहता था मैं, रजब अली ने कहा और मैं खामोश हो गया। वैसे तो यहाँ और भी बहुत से किरदार थे। गुलाम जावा अभी तक हमारे सामने नहीं आया। मकरू सूरत का मालिक, वो शख्स गालिबन विलन था। बाकी वो हीरो जिसका नाम बाद में शहबाज खान मालूम हुआ था, अभी तक वो भी सामने नहीं आया। लेकिन मैं और रजब अली अपने खेमे से निकलकर नील कमल के खेमे की जानिब जा रहे थे। खेमे की दीवार से हमने अंदर की आवाज़ें सुनी। नील कमल कह रही थी, तुमने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बता दो शहबाज, मुझे इस ख्वाब से जागना तो नहीं पड़ेगा। ये ख्वाब तो हमारी ज़िंदगी है कमल। दुआ करो कि इन्हीं ख्वाबों में हमें मौत आ जाए, हमारी आंख कभी ना खुले। तुम मेरी रूह हो, जिंदगी हो। रूह के बिना जिंदगी नामुमकिन होती है। मुझे छोड़ तो ना दोगी? रजब अली का मुंह हैरत से खुल गया। उसने कहा, ये तो वो हीरो है जिससे वो बातें कर रही है। ये बातें वो बहुत से नौजवानों से कर चुकी होगी। तुम अब भी हमाकत की बातें सोचोगे? नहीं चीफ, बस ऐसे ही सोच रहा था कि ये भी मजबूर है, जैसे हमने बहुत से मजबूर लोग देखे हैं। वो बेचारी भी पेट के लिए हर शख्स से ऐसे अल्फाज कहती है। हाँ बेशक, लेकिन ख्याल रखना। फिर हम दूसरी तरफ पहुंच गए। यहाँ आकर पता चला कि आज की शूटिंग के डायलॉग हैं जिन्हें वो दोनों अदा कर रहे थे, और फजल शेख और चंद दूसरे अफराद उन्हें रिहर्सल करा रहे थे। हम भी अंदर दाखिल हो गए और हमें भी इस रिहर्सल में शामिल कर लिया गया। नील कमल के बारे में अलबत्ता मैंने महसूस किया था कि अब वो ज़रा डायलॉग अदा करते हुए झिझक रही है। इंसान के अंदर एक एहसास भी होता है। फिर शूटिंग के दौरान जब भी वक्फा हुआ, नील कमल रजब अली के गिर्द और फजल शेख मेरे गिर्द रहा। बाकी मैंने महसूस किया था कि गुलाम जावा और शहबाज खान ज़रा फासला ही इख्तियार किए हुए थे। शाम को हम सब लोग यकजा हो गए और शूटिंग ख़त्म करके वापस आ गए। रजब अली ने मुझे बताया कि नील कमल ने उसे चांदनी रात में पहाड़ियों पर नज़ारा करने की दावत दी है और कहा है कि घोड़े तैयार रहेंगे। तू जानता है रजब अली, इस दावत का मकसद क्या हो सकता है? फिक्र क्यों कर रहे हो बॉस? अपने रजब अली पर भरोसा रखो, तुम्हारी इज्जत जूं की तूं वापस आएगी। रजब अली ने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। फिर वो बोला, वैसे चीफ एक बात कहूँ, ये दूसरी लड़कियां देखी हैं हमने, बेचारी किसी भी तरह नील कमल से कम नहीं है, लेकिन उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। 2-2 टके के लोग उन्हें डांट दिया करते हैं। हाँ, ये भी एक ज़िंदगी है। रात को कोई 9:30-10 बजे के करीब, जबकि इस शहर खामोशा में बिल्कुल खामोशी तारी हो गई। दिन भर के थके मांदे लोग आराम करने के लिए लेट गए। मैंने नील कमल और रजब अली को पैदल एक तरफ जाते हुए देखा। गालिबन दूर जाने का इरादा तब्दील हो गया था। अब ये नहीं मालूम कि नील कमल ने इस इरादे में कोई तब्दीली पैदा की थी या खुद रजब अली ने। खैर, रजब अली के बारे में मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर था कि घिनौनी तबीयत का मालिक नहीं है। वह थोड़ी सी दूर जाकर एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां खेमों के दरमियान चट्टानों की आड़ थी, और यहाँ वो दोनों बैठ गए। मैं दबे कदमों उनका ताकुब करने लगा और कुछ देर के बाद उस चट्टान के अकब में पहुंच गया। यहाँ वो नज़र आ रहे थे। नील कमल कह रही थी, असल में हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी नहीं होती। आपने मेरी नानी को देखा? हाँ, पहली बार नानी देखी है ज़िंदगी में। बस यही सुना था कि किसी ख़तरनाक चीज़ को देखकर नानी याद आ जाती है। मैं नहीं जानता कि वो कौन सी नानी होती है। वैसे ये नानी भी काफ़ी ख़तरनाक थी, रजब अली ने कहा। आपको पता नहीं है, बस बताऊंगी कभी आपको। इस वक्त मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाकर अफसरदा नहीं करना चाहती। मैं बहुत मजलूम हूँ। कज़ल बोगा साहब, आप यूँ समझ लीजिए कि सारी ज़िंदगी खुशियों के लिए तरसती रही हूँ। अरे वो क्यों? खुशियों का हसूल कौन सा मुश्किल है? कुछ लोग वाकई इतने खुश नसीब होते हैं जितने आप कहते हैं कि खुशियों का हसूल कौन सा मुश्किल है। यही कह रही हूँ कज़ल बोगा साहब कि अगर किसी को ज़िंदगी में खुशियाँ मिल जाएं तो उसे और क्या चाहिए। वैसे बोगा साहब, अगर अपने दिल की बात आपसे कहूँ तो आप उस पर यकीन कर लेंगे। कमाल है, दिल की बातों पर तो मैं एक लम्हे के अंदर अंदर यकीन कर लेता हूँ। रजब अली मस्खरेपन से बोला, इन पहाड़ों में आकर लुट गई हूँ। ओहो, क्या हम लोगों के आने से पहले कोई डाका वगैरह पड़ा है? नहीं, आप लोगों के आने के बाद। क्या? रजब अली की आवाज़ चौंकी हुई थी। फिर उसने कहा, क्या आप हम लोगों को डाकू कहना चाहती हैं? आप लोगों को नहीं, सिर्फ आपको। मुझे? मैंने क्या लूटा है आपका? दिल, दिमाग, होश, हवास, सब कुछ आपके कब्जे में पहुंच गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कसम ले लीजिए, अगर किसी और ने यह हरकत की तो मैं देख लूँगा। मैंने आपका कुछ नहीं लूटा है। नहीं बोगा साहब, आप बहुत मासूम हैं, मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाए।
कमाल करती हैं आप, कमाल करती हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे पापा, अगर हम किसी बातों का मतलब ही समझ पाते तो घर से क्यों भागना पड़ता? क्या मतलब? घर में अम्मी अब्बू की बातों का मतलब समझ में नहीं आता था, स्कूल में उस्ताद की बातों का मतलब समझ में नहीं आता था, चुनाचे स्कूल से भागे। अब्बा जान ने जब ज़मीनों वगैरह के बारे में बताया तो उनका मतलब हमारी समझ में नहीं आया और हम वहाँ से भी फूट लिए। अब आप कुछ मतलब समझा रही हैं। बहुत ही खुश हूँ मैं आप जैसे सादा इंसान से मिलने के बाद। हाँ, मुझे अपनी महरूमी का एहसास उस वक्त होगा जब आप मुझसे दूर चले जाएंगे। बोगा साहब, क्या आप हमें छोड़ देंगे? मगर मैंने आपको पकड़ा ही कहाँ है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। यहाँ से शूटिंग ख़त्म हो जाएगी तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अगर आप कहेंगी तो चलूँगा, लेकिन दूसरे लोग? बोगा साहब, आप एक दौलतमंद इंसान हैं। आप यूँ कीजिए कि फजल शेख साहब के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, 2-3 फिल्में अनाउंस कर दीजिए। आप देखिए ये सब कैसे हमारे आगे पीछे फिरती हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा, परवाह की क्या बात है। जितनी रकम आपको दरकार होगी मैं दे सकता हूँ। क्या ये रकम आपके पास मौजूद है? क्यों नहीं, बहुत कुछ है हमारे पास, आप फिक्र न करें। मैंने समझ लिया था कि अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चुनाचे मैं वहाँ से वापस चल पड़ा। रजब अली की शरारतों के बारे में सोच रहा था। खैर, रजब अली बहुत अरसे से मेरे साथ था और मैं जानता था कि उसके किरदार में कोई खराबी नहीं है। वह सिर्फ एक तफरी पसंद शख्सियत का मालिक है। इन्हीं बातों के बारे में सोचता चला आ रहा था कि अचानक मुझे अपनी बाएं सिमत एक पहाड़ी टीले पर कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और दूसरे लम्हे एक चीख फिजा में लहरा गई। चीख की आवाज़ मेरे लिए गैर मुतवक्का थी। मैं एकदम ठिठक गया और अंदाज़ा लगाने लगा कि क्या गड़बड़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कदम बढ़े और मैं टीले के अकब में पहुंच गया, लेकिन इस दौरान मैंने इंतहाई एहतियात से काम लिया। टीले के दूसरी जानिब झांकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ मैंने 2 अफराद को देखा। एक वही गुंडा किस्म का आदमी गुलाम जावा था, दूसरी एक नौजवान लड़की जो रुखसार पर हाथ रखे इस तरह ज़मीन पर पड़ी थी जैसे किसी थप्पड़ की ज़रब से नीचे गिरी हो। गुलाम जावा किसी देव की तरह उसके पास खड़ा हुआ था और गुसीली आवाज़ में कह रहा था, जब तकदीर किसी का साथ देने पर आमादा होती है तो वो खुद अपने हाथों से तकदीर को ज़मीन में दफन कर देता है। मैं तुझे इज्जत देना चाहता हूँ और तू अपनी इज्जत का रोना रोती है। तू समझती क्या है अपने आप को? मैं जानती हूँ गुलाम जावा कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे सामने मेरी हैसियत ही क्या है। हकीकत यह है कि तुम जिसका हाथ पकड़ लो उसे बहुत कुछ बना दो। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूं जिसने मुझे इज्जत व आबरू का सबक दिया है। गुलाम जावा, तकदीर कभी ऐसे अनोखे अनोखे खेल खेलती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए निकली थी। बाप ने मुझसे जो कुछ कहा था मैं उसकी तकमील करने के लिए निकली थी। बाप के माजूर होने के बाद उसके लिए 2 रोटियों की तलाश में निकली थी, लेकिन हुआ क्या, जहाँ मैं पहुंची वहाँ मुझे कुछ बड़े लोग मिले। धोखे से उन्होंने मुझे इंडस्ट्री तक पहुंचाया और इसके बाद मैं क्या बनकर रह गई। देख ये हसीन मौसम, आसमान से बरसती हुई शराब, पहाड़ों में बिखरी हुई चांदनी, इस ड्रामेबाजी के खिलाफ है जो तू यहाँ कर रही है। तू खुद भी जानती है और मैं भी जानता हूँ कि तू पारसा नहीं है। ना जाने कहाँ कहाँ से गुजर कर यहाँ तक पहुँची है। मुझे अपनी कहानियाँ ना सुना। तू ये समझ ले कि अगर मेरे काम आ गई तो तेरी तकदीर बन जाएगी। पहले एक्स्ट्रा से निकाल कर साइड हीरोइन बनाऊंगा और उसके बाद हीरोइन। ये जो आजकल लड़कियां बड़ी बड़ी हीरोइनें बनी हुई हैं ना, ज़रा इनसे पूछ गुलाम जावा ने इनके लिए क्या क्या किया है। अपने हाथों से अपनी तकदीर बिगाड़ रही है। जानती हूँ गुलाम जावा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे एक इशारे पर बेशुमार लड़कियां तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगी। मुझे बख्श दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, जैसे तू आज तक बख्शी हुई है ना। खुदा के लिए गुलाम जावा, खुदा के लिए। मैंने घर से बाहर कदम रखते हुए अपने बाप से कहा था कि अब्बा हालात मुझे सड़कों पर ले जा रही हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगर कभी हालात ने मुझे शिकस्त दी तो मैं उनसे लड़ते हुए जान दे दूंगी। आपकी इज्जत का खून नहीं करूंगी। डायलॉग बोल रही है उल्लू की पट्टी, डायलॉग बोल रही है, वो भी गुलाम जावा के सामने। नहीं गुलाम जावा, यकीन करो हम बुरे लोग नहीं थे। मेरे बदन में मेहनत मजदूरी का खून है। बस मान लो मेरी बात। ठीक है, लेकिन एक बात दिमाग में रखना, तुझे यहाँ जो इज्जत मिली है मेरी वजह से मिली है। जो काम मिला उसकी सिफारिश मैंने ही की, लेकिन अब मैं तेरा सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। नहीं गुलाम जावा, नहीं, हमारी रोजी मत छीनना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे जो कुछ मिल रहा है उससे कौन कौन जिंदा है। अच्छा है, जब कोई नहीं होगा तब तुझे गुलाम जावा याद आएगा। ठीक है, अब जब तक तू मुझे अपने मुंह से नहीं बुलाएगी और नहीं कहेगी कि मैं तेरी हूँ, तेरे हर इशारे पर काम करने के लिए तैयार हूँ, उस वक्त तक मैं तेरी तरफ रुख करके भी नहीं खड़ा हूँगा। समझती क्या है अपने आप को? देख, तमाशा देख। हमारी रोजी मत छीनना गुलाम जावा।
थोड़ी सी जिंदगी मिल गई है। अरे जा, तेरी ऐसी की तैसी। गुलाम जावा ने एक जोरदार ठोकर लड़की के बदन पर मारी और इसके बाद तेज तेज कदमों से वहां से चला गया। मैं खामोशी से खड़ा देखता रहा। लड़की मध्यम आवाज में रो रही थी और मेरे दिल में उसके लिए गुदाज पैदा हो गया। फिर लड़की अपनी जगह से उठी और अभी खड़ी ही हुई थी कि रजब अली वहां पहुंच गया। नीलकमल उसके साथ थी। जमीन पर लेटी हुई लड़की जल्दी से खड़ी हो गई। नीलकमल ने मुझे और उसे देखा, फिर ताज्जुब भरी नजरों से रजब अली को देखने लगी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन नीलकमल ने उसे आवाज दी, ज़ेबा बात सुनो ज़ेबा। लेकिन लड़की नहीं रुकी। रजब अली और नीलकमल की आंखों में बड़े ताज्जुब के आसार थे। रजब अली तो खैर मुझे अच्छी तरह जानता था, लेकिन नीलकमल की आंखों में जो तासुर उभरा था उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरे बारे में गलतफहमी का शिकार हो गई है। मेरे होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। रजब अली ने कहा, चीख की आवाज़ उभरी थी अभी। कैसी आवाज़ थी ये? बस मैंने इस लड़की की इज्जत पर हमला किया था। मैंने कहा, उधर देखो उधर। अचानक ही रजब अली ने दूर इशारा किया। फासला चूंकि काफ़ी था, चांदनी फैली हुई थी। रजब अली ने ये अल्फाज नीलकमल को मुखातिब करके कहे थे। नीलकमल की निगाहें उस तरफ उठी तो गुलाम जावा जाता हुआ नजर आया। नीलकमल ने ताज्जुब भरे लहजे में कहा, वो तो गुलाम जावा है बोगा साहब। असल में तुम जिस तरह हैरत से मेरे दोस्त को देख रही थी, मुझे उससे यह एहसास हुआ कि तुम गलत फहमी का शिकार हो गई हो। ये शख्स दुनिया की किसी भी लड़की के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। बस इस ख्याल को दिल से निकाल देना। बाकी जो बातें होंगी उनके बारे में तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। इस लड़की का नाम ज़ेबा है? मैंने सवाल किया। हाँ। क्या करती है यहाँ? एक्स्ट्रा है। गुलाम जावा? वो तो है ही बुरा आदमी। दर हकीकत वो कुदरती तौर पर विलन है, बल्कि शायद उसकी कमीनी फितरत ने उसे विलन बना दिया है। मगर किस्सा क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा, और इसके बाद हम सब वहाँ से वापस चल पड़े। गालिबन चीख की आवाज़ ने उन दोनों को भी डिस्टर्ब किया था और वह हकीकत हाल जानने के लिए इधर आए थे। फिर नीलकमल बोली, यहाँ ये सब कुछ नई बात नहीं है। आइए बोगा साहब चलें, नींद आ रही होगी। हम सब वापस आ गए जहाँ हम लोगों के क़याम का बंदोबस्त किया गया था। वहाँ पहुंचकर रजब अली ने कहा, क्या मामला था चीफ? मुझे तफसील नहीं बताओगे? कोई ख़ास बात नहीं थी। वो लड़की जिसका नाम बाद में मालूम हुआ कि ज़ेबा है, बस समझ लो इस कायनात की एक दास्तान है, और वही अलमिया दास्तान जो इस सारे मुआशरे में बिखरी हुई है। किसी मौलवी की बेटी थी, हालात के हाथों भटकती रही, इंडस्ट्री तक पहुंच गई। ये तो तुम मालूम कर ही चुके हो कि एक्स्ट्रा का काम करती है। और ऐसी बदनसीब लड़कियां जो इस तरह से अपना घर छोड़कर इस नौजवानी के आलम में चंद पैसे कमाने के लिए ऐसे इलाकों में आ निकलती हैं, उनकी क्या इज्जत क्या आबरू। इसके बावजूद अगर वो इज्जत का ढोल पीटती रहे तो लोग उस ढोल का मजाक उड़ाते हैं। ये लड़की बेशक यहाँ एक्स्ट्रा का काम करती है, लेकिन बदनसीब का ज़मीर जिंदा है और गुलाम जावा जैसे लोग उसके ज़मीर को कत्ल कर देना चाहते हैं। बहरहाल गुलाम जावा उसे धमकी देकर गया है कि उसकी नौकरी अब सलामत नहीं रहेगी। तो इसमें फ़िक्रमंद होने की क्या बात है चीफ? ये तो अच्छी बात है कि हम सलामपुरा में वालेकुम सलाम कहने के लिए मौजूद हैं। जब हम हैं तो बेचारी ज़ेबा को क्या खतरा हो सकता है? अलबत्ता चीफ, गुलाम जावा को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और अब किसकी मजाल है कि ज़ेबा को कोई तकलीफ़ पहुँचाए। रजब अली की बातों से मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, वरना दिल पर एक उदासी की कैफियत तारी हो गई थी। एक बार फिर रजब अली के आ जाने के बाद से मुझ पर एतमाद तारी हो गया, वरना इससे पहले तो बेबसी का आलम था। हाथ पांव से ही जो कर सकता था कर लिया करता, लेकिन अब रजब अली अपनी कुव्वतों के साथ मेरे पास आ गया था और जिंदगी की डगर एकदम बदल गई थी। मैंने रजब अली से कहा, मगर एक बात बताओ, तुम वहां कहां से निकले थे? मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ इल्म नहीं था। चीफ, वो जो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हालांकि ना हेरा के बारे में कुछ जानता हूँ ना फेरी के बारे में, लेकिन कहते तो हैं ना ऐसा लोग। हाँ, कहते तो हैं। बस वो मुझ पर डोरे डाल रही है और मैं डोरों में उलझता जा रहा हूँ। उलझते जा रही हो? मैंने चौंक कर कहा तो रजब अली हंस पड़ा। वो यही समझ रही है। हाँ, ये अल्फाज ठीक हैं। वो समझ रही है तो कोई परवाह नहीं, मतलब यह है कि वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है। एक बड़ी रकम इस फिल्म में लगाने का वादा ले लिया है उसने। वैसे चीफ 10-15 लाख रुपए कोई हैसियत तो नहीं रखते ना? असल में तो मुझे करेंसी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। 10-15 लाख? मैंने आंखें फाड़ते हुए कहा, ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। क्या फ़र्क पड़ता है चीफ, अपनी तो जेब ही नहीं है। जो कुछ भी होगा दूसरों की जेब पर होगा, लेकिन तफरीक कैसी है, एक नया माहौल, नए हालात, थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए, पब्लिक की जेब से तो क्या हर्ज है। रजब अली के अंदाज पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मतलब यह है कि नीलकमल ने तुम्हें आखिरकार फाइनेंसर बना ही डाला। चीफ, उसका मकसद और हो ही क्या सकता है?
रजब अली सारी बातें अपनी जगह, लेकिन थोड़ी सी तफरी अब मुझसे सुन लो। बोलो चीफ बोलो। गुलाम जावा ने फैसला किया है कि ज़ेबा को इस फिल्म यूनिट से निकलवा देगा। वो बेचारी बहुत परेशान हो गई है। अरे उसकी तो ऐसी की तैसी, परवाह की बात ही नहीं चीफ, काम कर लेते हैं। वैसे नील कमल मुझसे कहकर गई है कि मैं ये रकम फजल शेख को मुहैया कर दूं ताकि शेख साहब पूरी तरह हमारे पास में आ जाएं और नील कमल की पोजीशन भी मजबूत हो जाए। ठीक है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तुम अपने तौर पर अगर कुछ तफरी कर रहे हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसका मैं तुमसे वादा करता हूँ। रजब अली ने खुश होकर नारे लगाए थे और मैंने उसका मुंह भींच लिया क्योंकि वो भूल गया था कि वो खैमे में है। बहरहाल इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ और बात ख़त्म हो गई। लेकिन दूसरी सुबह सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई। खुद मोहतरमा नील कमल हम लोगों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। नाश्ता फजल शेख के बड़े से खैमे में था और इंतहाई पुरतकल्लुफ़ नाश्ता। सब ने हमारा इस्तकबाल किया और सब हमारे रास्ते में बिछे हुए नजर आ रहे थे। फजल शेख ने मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, यार गफूर खान, ज़रा हमारे बोगा साहब को देखो, क्या शानदार शख्सियत है। अगली फिल्म में अगर हम बोगा साहब को मजबूर करें कि वो नील कमल के सामने हीरो का रोल अदा करें तो कैसा रहेगा। अभी आपने मेरे मुंह से मेरा बात छीना सेठ, ऐसा तो मैंने भी सोचा। बस तो फिर फटाफट एक स्टोरी लिखवाओ और बोगा साहब को नील कमल मजबूर करेगी कि वो उसके साथ हीरो का किरदार अदा करें। ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए शेख साहब। नील कमल ने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, खुदा कसम ऐसा ओरिजिनल फिल्म बनेगा कि मज़ा आ जाएगा। वैसे एक बात बताओ। नाश्ते के बाद नील कमल बोली और शेख साहब जल्दी से संभल गए। फिर इसके बाद नाश्ता शुरू हो गया। नाश्ता ख़त्म हुआ तो नील कमल ने कहा, बोगा साहब, शेख साहब का ख्याल है कि कोई भी शख्स ऐसे तफरीहन बड़ी बड़ी रकमें लिए हुए नहीं घूमता। भला इतनी बड़ी रकम यहाँ इस जगह कैसे दी जा सकती है। मैंने उन्हें बताया कि बोगा साहब एक रियासत के शहजादे हैं, कोई घिसियारे नहीं हैं। 10-15 लाख रुपए की रकम इसलिए साथ रखते हैं कि पता नहीं किस वक्त क्या ज़रूरत पेश आ जाए। बोगा साहब, मैंने वो वाला किस्सा भी शेख साहब को सुना दिया था। कौन सा किस्सा? वही जो आपने होटल खरीद लिया था सिर्फ चाय का कप ठीक ना होने पर। नील कमल ने कहा और रजब अली को आंख मारी। रजब अली ने मुंह फाड़कर मेरी तरफ देखा और मैं उसकी जाने मुतवज्जा हुआ तो उसने भी मुझे आंख मार दी। गालिबन ऐसा कोई वाक़या नील कमल को रजब अली ने नहीं सुनाया होगा, बल्कि नील कमल ने अपनी ही तरफ से कोई कहानी गढ़ दी होगी। फिर फजल शेख ने कहा, असल में बोगा साहब, बात कहने की नहीं है, कभी कभी ऐसी आ पड़ती है कि इंसान अपनी शख्सियत से नीचे गिर पड़ता है। आप गिर पड़े हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी? रजब अली ने अपने मखसूस अंदाज में शरारत भरे लहजे में कहा, नहीं तो किसने कहा? मैं तो कहीं से नहीं गिरा, अभी आप ही कह रहे थे। ओ, मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब यह है कि अपनी शख्सियत से गिर जाता है। पता नहीं शख्सियत कोई ऊंची जगह होती है या नीची जगह। यार आकिल भाई, आप ही मदद करें, असल में मुझे इतनी गाड़ी जुबान नहीं आती। शेख साहब का कहना है कि जो रकम तलब कर रही है ना बोगा साहब, ये सिर्फ एक मजबूरी है। अरे रकम वकम का क्या है, कितनी रकम चाहिए आपको शेख साहब? वो असल में नील कमल ने मुझे बताया था कि आप 10-15 लाख रुपए हमारी इस फिल्म में लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हूँ, 1 मिनट अभी आया। रजब अली अपनी जगह से खड़ा हो गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में चमड़े का एक बैग था। बैग की जिप खोलकर उसने उसे उलट दिया और हजार हजार के नोटों की गड्डियां मेज पर बिखर गईं। उन गड्डियों को देखकर जो कैफियत उन लोगों की थी वो तस्वुर की जा सकती है। नील कमल के चेहरे पर ऐसे आसार पैदा हो गए जैसे वो पुराने कब्ज में मुब्तला हो। फजल शेख की गर्दन टेढ़ी हो गई, बाकी अफराद के चेहरे भी जर्द हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सबके सांसों की आमदोरफ्त बंद हो गई हो। रजब अली ने लापरवाही से कहा, ये देख लीजिए, आपको ये 15 लाख हैं या 100 लाख, हो सकता है कि 17-18 लाख हों। बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि रकम का कोई मसला नहीं। इतने पैसे तो मैं इसलिए डाल देता हूँ अपने पास कि हो सकता है कि कोई अहम ज़रूरत पेश आ जाए। आप इसकी फिक्र ना कीजिएगा, दौलत का मामला कोई हैसियत नहीं रखता। वो असल में इस सिलसिले में यहाँ कोई एग्रीमेंट तो नहीं बन सकता, लेकिन आप इत्मीनान रखिए। आप कमाल करते हैं शेख साहब, एग्रीमेंट की बात किस बेवकूफ़ ने की है आपसे? 15-16 लाख रुपए का तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको और ज़रूरत हो तो मैं मंगवा लूँगा, पैसे आ जाएंगे। आप कोई और बात कीजिए। हाँ ठीक ठीक। फजल शेख साहब और वहाँ मौजूद लोगों की जो हालत हुई थी उसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। मैं वाकई इन वाक़यात से बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। ये माहौल बेशक रवायती किस्म का था, लेकिन बहरहाल अजनबी था और इससे पहले कभी ऐसे माहौल से वास्ता नहीं पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री की लातादाद कहानियाँ जहन से गुजरी थीं, बहुत से वाक़यात हुए थे, लेकिन जो निगाहों के सामने आ रहा था वो उन कहानियों से मिलता जुलता ज़रूर था। अलबत्ता हकीकत जब सामने आती है तो ज़्यादा दिलचस्प होती है। मैं और रजब अली इस बदले हुए माहौल में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे।
और हम दोनों को एहसास हो रहा था कि यहाँ एक अच्छा वक्त गुजरेगा। एक नई दुनिया देख रहे थे हम, और फिर हमारी मौजूदगी कुछ दिलचस्पियाँ पैदा ना करती तो बात ही क्या बनती। शूटिंग की तैयारियां होने लगीं, सारे काम हम अपनी आंखों से देख रहे थे और अब तो हमारी शख्सियत ही बदल चुकी थी। नोटों की गड्डियों ने हर शख्स को पागल कर दिया, सब हमारे सामने बिछे जा रहे थे। फिर वो वक्त आ गया जो हमारे लिए बायस दिलचस्पी था, यानी ये कि जब तमाम आर्टिस्ट तैयार हो गए तो गुलाम जावा ने अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग इत्तेफाक से उस वक्त करीब ही थे। गुलाम जावा ने शेख साहब के करीब आकर कुछ कहा। उसके चेहरे पर सख्ती के आसार नजर आ रहे थे। मैं और रजब अली भी रुख बदल कर खड़े हो गए। शेख साहब ने कहा, अबे यार सीन तैयार है और उसने मेकअप भी कर लिया है, ये तुम क्या कह रहे हो? उसे हटा दीजिए शेख साहब, एक लड़की के कम होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी लड़कियां तो हैं ना। मगर बात क्या है, मेरे को बात तो बताओ यार। आप मुझे क्या समझते हैं शेख साहब? सफ़े अव्वल का आर्टिस्ट हूँ, एक एक्स्ट्रा लड़की की ये मजाल जो मेरे मुंह को आए। कमाल है यार, अभी थोड़ा दिन हुआ तुम उसे लेकर खुद आया, अब खुद उसका मुखालफत करता है। मेरे को असल बात तो बताओ। अगर मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ शेख साहब तो आप उसकी छुट्टी कर दें, बात ख़त्म हो जाती है। यार हम उसे इधर तक लेकर आए हैं, उसे वापस घर तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे तो नहीं होता, आगे भी काम करना है। कोई इख्तलाफ हो गया है क्या तुम्हारा? तो बाद में निपट लेना। और फिर कहाँ तुम और कहाँ वो पागल है जो तुमसे झगड़ा मोल लिया। देखो शेख साहब, जब तक तुम उसे बुलाकर ये नहीं कह दोगे कि उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया है, मैं शूटिंग पर नहीं जाऊंगा। यार कमाल करते हो, अपनी इज्जत खुद गिरा रहे हो। लोगों को मालूम होगा तो क्या सोचेंगे वो कि एक इतना बड़ा फनकार इतनी मामूली सी एक्स्ट्रा लड़की से झगड़ा करके ये बात कह रहा है। कह दिया ना शेख साहब, आप जिद कर रही हैं अब। यार फिर ऐसा कर खुद उससे कह दो कि तुमने उसे निकाल दिया है इस यूनिट से। बुलाओ उसे, और ये बात शेख साहब तुम खुद उसे कहोगे, मैं नहीं कहूँगा। खूब हो भाई, तुम लोग मौके से फ़ायदा उठाते हो। ये जानते हो कि इस वक्त शूटिंग शुरू होने वाली है, जो कहोगे करना पड़ेगा। अरे तुम जाओ और ज़ेबा को बुला कर ले आओ, मेकअप रूम में होगी। थोड़ी देर के बाद ज़ेबा आ गई और मैंने दिन की रोशनी में उस मजलूम हुस्न को देखा। जर्द चेहरा, खुश्क होंठ, आंखों में गढ़े, दुबला पतला सा जिस्म। साफ जाहिर हो रहा था कि सूरत हाल समझ गई है और अब तकदीर के फैसले के मुंतज़िर है। क्या हो गया ज़ेबा तुम्हें? तुमने गुलाम जावा को नाराज़ कर दिया है। देख लड़की, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सारी बातें चलती हैं, और अगर जूनियर आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट की बात ना माने तो उसका फ्यूचर क्या रह जाता है। अभी गुलाम जावा तेरा मुखालिफ हो गया है, मेरी मजबूरी है, तुझे इस फिल्म से निकाल दिया है हमने। वापस चलकर अपना हिसाब कर लेना। क्यों गुलाम जावा, अब तो ठीक है, मैंने कहा। और रजब अली ने उस लड़की के चेहरे को देखा। वो कांप रही थी, बार बार आंखें भींचकर खोल रही थी, जैसे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो रहा हो। रजब अली ने मुझे आंख से इशारा किया और सरगोशी के अंदाज में बोला, इससे पहले कि वो बेचारी मर जाए, आ जाओ चीफ, इन सब की तो ऐसी की तैसी। और हम दोनों उनके करीब पहुंच गए। क्या किस्सा है शेख साहब, ये लड़की कौन है? मैंने बराह रास्त पूछा। वो एक्स्ट्रा है साहब, एक्स्ट्रा लड़की। ये तुम्हारी फिल्म में काम कर रही है? हाँ, पर अभी इसको फिल्म से निकाल दिया गया है। ये लोग बड़े आर्टिस्ट को खुश नहीं रखेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? ये बेवकूफ़ लड़कियां ये नहीं सोचती। तुम्हारा नाम ज़ेबा है लड़की? मैंने उसे पुकारा और उसने बमुश्किल तमाम निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, जी साहब। मैंने उसकी आंखें आंसू से भरी हुई देखी थीं। चुनाचे मैं चंद कदम आगे चलकर उसके करीब पहुंच गया और फिर मैंने उसे कहा, आओ शूटिंग देखते हैं, आ जाओ। जी साहब। आ जाओ, आओ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने बेबसी की निगाहों से मुझे देखा और इसके बाद खामोश हो गई। दूसरे लोग हैरत से हमारी तरफ देख रहे थे। मैं और रजब अली ज़ेबा को साथ लिए हुए आगे बढ़े तो नील कमल ने हमारे साथ आने की कोशिश की। मैंने कहा, बोगा साहब, मिस कमल आपसे कुछ बात करना चाहती हैं शायद। हाँ ठीक है, आइए मिस कमल। रजब अली समझ गया कि मैं उन दोनों को अपने पास से हटाना चाहता हूँ। ज़ेबा को साथ लेकर मैं एक गोशे में पहुँच गया। उधर कैमरे वगैरह सेट होने लगे। शॉट यहीं लेना था, इसलिए सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए।